अभी जो कि मैंने बताया कि हमें क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट करना है। तो अभी की आज की क्लास क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में पूरा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन करेंगे और इसके पूरे फॉर्मूले बताएंगे और कुछ इसके एग्जाम्पल भी लेंगे, कुछ न्यूमेरिकल भी लेंगे, जैसा कि हमने पिछले क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट में भी हमने लिया था। तो ए और बी दो वेक्टर है, दोनों के बीच एंगल थीटा है और उसका प्रोडक्ट जो उसका प्रोडक्ट है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। तो मैंने पहले बताया था कि वेक्टर प्रोडक्ट इसका मेनली नाम है। तो वेक्टर प्रोडक्ट इसलिए है क्योंकि रिजल्टेंट ऑफ ए क्रॉस बी, रिजल्टेंट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट इज वेक्टर क्वांटिटी। तो सपोज करो कि अगर मैं यहां पे लिखता हूं ए क्रॉस बी इक्वल टू सी लिखता हूं, तो C is vector quantity. Product of A and V is C, and which is vector and perpendicular to plane containing A and B. Perpendicular to plane containing A and B is that. Another thing is that here A और B दो वेक्टर है, A और B दो वेक्टर है और दोनों के बीच एंगल थीटा है। एक सेकंड रुकेंगे जरा। तो यहाँ पे वेक्टर ए और वेक्टर बी है। तो ए क्रॉस बी है। इसका प्रोडक्ट इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा एंड एन कैप, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी। जहाँ पे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, दोनों के बीच एंगल थीटा है। एन कैप इज डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। तो एन कैप जो होगा वो बी के भी परपेंडिकुलर होगा और ए के भी परपेंडिकुलर होगा, दोनों के साथ इसका एंगल 90 होगा। दिखा भी क्या? एन इज द यूनिट वेक्टर अलोंग रिजल्टेंट ऑफ ए क्रॉस बी, रिजल्टेंट ऑफ ए क्रॉस बी। which is perpendicular to plane containing vector A and B, and its direction is determined by राइट हैंड थंब रूल और स्क्रू रूल। राइट हैंड थंब रूल और स्क्रू रूल क्या है, मैं इसको अभी क्लियर करता हूं, बताता हूं। अब ये राइट हैंड थंब रूल और स्क्रू रूल क्या है, इस चीज को देखना है। राइट हैंड थंब रूल और स्क्रू रूल क्या है, इसको देखना और समझना है। किसी भी स्क्रू को जो नॉर्मल स्क्रू है, जब आप उसको घुमाते हैं तो स्क्रू, अगर आप उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो स्क्रू ऊपर की तरफ जाती है और क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो स्क्रू नीचे की तरफ जाता है। फिर से रिपीट करता हूं, अगर किसी स्क्रू को आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो स्क्रू ऊपर की तरफ जाता है और क्लॉकवाइज जब घुमाते हैं तो स्क्रू नीचे की तरफ जाता है। तो जो स्क्रू के जो नट है जिस डायरेक्शन में मूव करता है वो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर है। तो अब यहां पे और मैं इसको थोड़ा क्लियर करता हूं नेक्स्ट पेज में। यहां पे मैंने दो ड्राइंग किए हुए हैं, एक फर्स्ट सर्कल जैसा है और एक सेकंड सर्कल जैसा है। तो फर्स्ट डायग्राम में हमने क्लॉकवाइज एक सर्कल बनाया है। क्लॉकवाइज का मतलब आप ये मानो कि ये रहा ए और ये रहा बी, मान लो ये ए रहा और ये बी रहा। तो जब कोई वेक्टर ए से बी की तरफ जाता है, आपका हैंड ए से ए पे रखते हैं आप पहले, पाम को, फिंगर को, और उसको आप बी की तरफ घुमाते हैं, ए से बी की तरफ घुमाते हैं। तो यहाँ पी और क्यू जो है वो परपेंडिकुलर टू प्लेन है। तो जब वेक्टर ए से बी की तरफ होगा, ए बी एक प्लेन में है जबकि पी क्यू उसके परपेंडिकुलर है। ऐसे आप मान लो कि ये जो सर्कल है एक डिस्क है और एक प्लेन में है, हॉरिजॉन्टल है, और पी क्यू उसका एक्सिस है जो परपेंडिकुलर है। तो अगर ए से बी की तरफ, यहाँ पे डायरेक्शन जो है हमारे पास, ये डायरेक्शन अगर हमारा ए से बी की तरफ घूमता है तो यहाँ पे जो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर होगी वो नीचे की तरफ होगी, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर नीचे की तरफ होगी। जैसे कि मैंने अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन में लेते हैं तो क्लॉकवाइज अगर मूव करता है तो डायरेक्शन नीचे की तरफ आता है, क्लॉकवाइज अगर मूव करता है तो डायरेक्शन नीचे की तरफ आता है। जबकि ऊपर वाले में एंटी क्लॉकवाइज अगर मूव करता है, यहाँ पे आप ए पहले ले लो और बी बाद में ले लो,
और आप क्या करते हैं, ए से बी की तरफ घुमाते हैं, ए से बी की तरफ घुमाते हैं। तो ए से बी की तरफ घुमाते हैं तो इसका ऊपर की तरफ जाएगा, पी की डायरेक्शन में इसका वेक्टर जाएगा। तो ये मान लो कि हॉरिजॉन्टल प्लेन, यहाँ भी जो सर्कल है वो हॉरिजॉन्टल है, वो डिस्क है, और वहां पे आप 20 ए से बी की तरफ लेते हैं, ए से बी की तरफ लेते हैं, तो इसका जो रिजल्टेंट होता है यूनिट वेक्टर का, वो पी की तरफ अपवर्ड होता है। यही रूल हमेशा फॉलो होता है, यही रूल हमेशा फॉलो होता है, राइट हैंड थंब रूल। इसी को हम राइट हैंड थंब रूल कहते हैं या स्क्रू रूल भी कहते हैं। तो मैंने यहां ये कहा कि अगर आप ए टू बी, ए टू बी अगर मूवमेंट होता है, ए टू बी, तो ए टू बी अगर मूवमेंट हो रहा है तो उसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डाउनवर्ड एन कैप की डायरेक्शन हो जाएगी, क्यू की तरफ, नीचे की तरफ। और ए टू बी में अगर यहाँ पे क्लॉकवाइज आप ले लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं, तो ऊपर की तरफ आपका आंसर आ जाता है। ये 2 पॉइंट है जो आपको याद रखना है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। अभी मैं कुछ और एग्जाम्पल हम लेते हैं। जैसा कि आप पहले से जानते हैं कि अगर कोई वेक्टर लेते हैं तो पहले आप एक्सिस ले लेते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस ले लेते हैं। तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाला वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। ये तीनों परपेंडिकुलर है। एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आई कैप है, वाई एक्सिस के यूनिट डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर जे है, और इधर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर के है। तो यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे जो करना है हमें वो ये करना है कि जो आई कैप और आई कैप का अगर मैं डॉट क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा, तो जो कि हम पहले बता चुके हैं कि अगर ए है वेक्टर और दूसरा वेक्टर अगर बी है, तो वो ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड एंड साइन थीटा और एन कैप होगा। तो यहाँ पे आई कैप का जब आप करते हैं वही चीजें, तो आई का मैग्नीट्यूड 1 होता है, दूसरी आई का 1 हो जाएगा, और दोनों के बीच का एंगल, चूंकि दोनों सेम डायरेक्शन में, तो 0 हो जाएगा और एन कैप होगा। तो साइन 0 0 होने से आई क्रॉस आई 0 हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं जे कैप क्रॉस जे कैप करूंगा तो फिर इस जे का मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, दूसरे जे का भी 1 हो जाएगा, दोनों के बीच एंगल 0 हो जाएगा, इंटू एन कैप आ जाएगा, इक्वल टू 0 आ जाएगा। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे के कैप और के कैप का भी करते हैं तो उसी हिसाब से 0 आंसर आ जाएगा, क्योंकि दोनों के बीच एंगल 0 है। अब नेक्स्ट स्टेप इसके अलावा जो आप करते हैं वो कुछ ऐसा है कि अगर मैं आई क्रॉस जे निकालता हूं, तो आई क्रॉस जब जे निकालते हैं आप, तो आई क्रॉस जे निकालते हैं तो आई का मैग्नीट्यूड 1, दूसरे आई का भी 1, और दोनों के बीच एंगल 90 हो जाता है, क्योंकि एक एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, फिर एन कैप हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, तो एक्स और वाई के परपेंडिकुलर जेड आ जाता है, और जेड एक्चुअली परपेंडिकुलर प्लेन के बाहर भी है, और राइट हैंड थंब रूल से हिसाब से ये एन कैप की डायरेक्शन जो है वो के कैप के बराबर हो जाती है। तो ये के कैप इसका आंसर होगा, आई क्रॉस जे के हो जाता है। तो आई और जे की जो डायरेक्शन होगी, जे आई का ठीक उल्टा हो जाएगा। मैग्नीट्यूड चूंकि यूनिट वेक्टर है सेम ही रहेगा, तो जे क्रॉस आई हमारे पास माइनस के हो जाएगा। उसी तरीके से जे क्रॉस के आई हो जाएगा, ठीक है, और के क्रॉस जे माइनस आई हो जाएगा। तो यहाँ पे आई जे के हो गया, और जे आई माइनस के हो गया, और जे के आई हो गया, और के जे माइनस आई हो गया। फिर आप निकालते हैं यहाँ पे के क्रॉस आई, तो ठीक उसी तरीके से इसकी मैग्नीट्यूड के का 1,
आई का 1, दोनों के बीच एंगल 90, साइन 90, और ये जे कैप के डायरेक्शन हो जाएगा, तो इसका आंसर जे कैप हो जाएगा। और आई क्रॉस के निकालेंगे तो ठीक उसी हिसाब से इसका आंसर माइनस जे कैप हो जाएगा। तो ये जो मैंने अभी बताया है, ये इस चीज़ों को अभी आपको 2-3 बार प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी और लिखना पड़ेगा, याद भी करना पड़ेगा। आपके सामने वेक्टर ए है, दैट इज इक्वल टू ए, वेक्टर ए इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप है। वेक्टर बी इक्वल टू बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप है। इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। अभी क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, पहले आप इसको थोड़ा सा ट्राई कीजिए, फिर मैं इसको करूँगा। जो कि मैंने बताया, इसका प्रोडक्ट निकालना है ए क्रॉस बी का। तो ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप इंटू बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप हमने कर दिया। अभी एक एक करके मैं मल्टीप्लाई करूंगा। उससे पहले मैं पीछे का एक बार फॉर्मूला को रिकेप करता हूं, जिस फॉर्मूला में मैंने ये बताया था कि आई कैप 0 था, जे कैप भी 0 था, और के कैप भी 0 था। फिर मैंने बताया था आई क्रॉस जे के बराबर था और जे क्रॉस आई माइनस के बराबर था। फिर मैंने बताया था यहाँ पे जे क्रॉस के आई के बराबर था और के क्रॉस जे माइनस आई के बराबर था। उसके अलावा के क्रॉस आई जे के बराबर था और आई क्रॉस के माइनस जे के बराबर था। ये मैं पिछले पेज में बता चुका हूँ। अभी यहाँ पे पहले की तरफ अगर आप बढ़ते हैं तो ए एक्स आई कैप प्लस बी एक्स आई कैप 0 होता है, तो पहला स्टेप 0 हो जाएगा। सेकेंड, ए एक्स आई कैप और बी वाई जे कैप आई जे के होता है, तो सेकेंड स्टेप ए एक्स बी वाई के हो जाएगा। और फिर से ए एक्स आई और बी जेड के आई के माइनस जे होता है, तो माइनस ए एक्स बी जेड और के हो जाएगा, सॉरी जे हो जाएगा। ये हमारे पास ए एक्स आई का मल्टीप्लीकेशन हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस है। अब सेकेंड रूल आप लगाते हैं ए वाई जे का सभी के साथ रिलेशन। तो जे आई जे के था, तो जे आई माइनस के था, तो नेक्स्ट हो जाएगा माइनस ए वाई बी एक्स जे, और सेकेंड हो जाएगा जे कैप 0, और जे क्रॉस के आई होता है, तो ए एक्स बी जेड आई कैप, ये हो गया। फिर हम लेते हैं ए जेड के और बी एक्स आई। तो के आई जे के आई क्या है, याद करो। के आई मैंने जे बताया था। तो ए जेड बी एक्स जे और के जे माइनस आई, तो माइनस ए जेड बी वाई आई, और के फिर से 0 हो गया। अब यहां पे कौन कौन सा आई है, कौन सा जे है, कौन सा के है, उन चीजों को एक, अब मैं आई वाले को इकट्ठा ढूंढता हूं। तो आई वाला हमारे पास एक ये रहा आई वाला, और दूसरा आई वाला ये रहा। इसमें से पॉजिटिव वाले को पहले लिख लेते हैं, ए एक्स बी जेड, नहीं ये तो गलत लिखने में हो गया है ना, ये हमारे पास y था, ए वाई बी जेड, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई इंटू आई कैप। फिर जे वाले को हम देखते हैं, तो जे वाला एक ये रहा और एक ये रहा।
ए जेड बी एक्स ए एक्स बी जेड इंटू जे। फिर आप के वाले को ढूंढते हैं, तो के वाले में हम देख रहे हैं यहाँ पे, तो फिर के वाले में आप लिखते हैं प्लस, ये दोनों के वाला आप ले लेते हैं, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। क्लियर है? यस सर। अभी मैं इस चीज को एक और दूसरे मेथड से भी करूंगा। अभी इसी पीछे वाले क्वेश्चन को हम मैट्रिक्स मेथड से भी करेंगे। मैट्रिक्स मेथड जानने से पहले थोड़ा सा मैट्रिक्स मेथड को मैं रिव्यू कर देता हूं, फिर आप आगे बढ़ेंगे। मैट्रिक्स मेथड, मैट्रिक्स मेथड कुछ ऐसे होता है, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। इसको सिंप्लीफाई करना है। तो इसको सिंप्लीफाई करते वक्त हमने जैसे पहला टर्म लिया, पहला जो टर्म लिया है उसी पहले टर्म के ऊपर मैं चीज़ों को बताता जाता हूँ इसमें कैसे होगा कुछ चीज़ें। जैसे पहले हमने A1 लेंगे, तो A1 लेंगे तो उसके रो और कॉलम बंद हो जाएंगे। इसका जो ये रो और कॉलम है उसका यूज नहीं होगा। जो रिमेनिंग 4 पार्ट्स है, ये जो रिमेनिंग 4 पार्ट्स है इसी का यूज होगा। इसमें भी आप इस दोनों के मल्टीप्लाई को, इस दोनों को मल्टीप्लाई को, मतलब B2 C3 को मल्टीप्लाई को C3 B3 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये हो जाएगा A1 हमने बाहर कर दिया, तो ये हो जाएगा B2 C3 माइनस C2 B3। नेक्स्ट माइनस A2। अब ये वाला पोर्शन A2 ले रहे हैं, A2 का मल्टीप्लाई माइनस कर देते हैं, कलर चेंज कर रहे हैं यहाँ पे ताकि दिक्कत नहीं हो। फिर आप A2 वाले पार्ट को, इसके रो और कॉलम को आप बंद कर देंगे। जो रिमेनिंग पार्ट्स बच गया, जो रिमेनिंग पार्ट्स बच गया, इस रिमेनिंग पार्ट्स में आप इसको ऐसे मल्टीप्लाई को इसके मल्टीप्लाई में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। मतलब B1 C3 माइनस B3 C1। फिर मैं A3 पे आ जाऊंगा, फिर मैं A3 आ जाऊंगा, तो A3 के रो और कॉलम को बंद कर देंगे। A3 को जो बच गया ये 4 पार्ट्स, इसमें से इस दोनों के मल्टीप्लाई को इस दोनों को मल्टीप्लाई में से माइनस कर देंगे। B1 C2 माइनस B2 C1 ले लेंगे। ये इस टाइप से यहाँ पे प्रोडक्ट, ये मैट्रिक्स मेथड है जिसको मैथमेटिक्स में भी पढ़ते हैं, और ये पूरा हो जाएगा। अब उस क्वेश्चन को इसी तरीके से करेंगे, इसको आप नोट कर लीजिए। ऊपर नाम लिखिए। हाँ, मैं पेज पलट के लिख देता हूँ। प्रेम कुमार, खालिसपुर। ठीक है, पापा को बोल देना कि एक बार मेरे बारे में वो आपसे मिलना है, उनको कुछ काम बात करना था। अब तो ठीक है, ठीक है जी ना? सर। जी सर। अब कर लीजिए।
आगे बढ़े। 1 मिनट सर। वही हमने यहाँ पे क्या किया, आई कैप आई जे के को ऊपर लिख दिया, ए एक्स ए वाई ए जेड को नीचे लिख दिया, बी एक्स बी वाई बी जेड को नीचे लिख दिया, आई कॉमन ले लिया, आई यहाँ पे पहले की तरफ ले लिया, जैसा कि मैंने बताया था कि ये वाला पोर्शन उसके रो और कॉलम को यूज करेंगे। तो हमने ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई हो रहा है। फिर सेकंड में हमने जे को ले रहे हैं, जे को रो और कॉलम को बंद करेंगे। फिर हमने ये दोनों पोर्शन का यूज हुआ है जिसमें कि ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स हो गया। फिर थर्ड में आप लेते हैं, थर्ड में आप ले रहे हैं के को, के लेने के बाद ये और रो और कॉलम बंद हो जाएगा। तो बचा हुआ पोर्शन है ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स आ जाएगा। और ये इस टाइप से फॉर्मूला हो गया। अब मैं चाहता हूं कि आप एक दूसरा क्वेश्चन देता हूं, उस दूसरे क्वेश्चन को अगले पेज पे कर लें आप। वो एक क्वेश्चन ये लीजिए, क्वेश्चन रहा आपके पास ये a इक्वल टू, एक छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए, इसमें 3i प्लस 4j माइनस 5k, और b इक्वल टू आप ले लीजिए 6i माइनस 2j प्लस 7k। इसका भी आप मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व करने के लिए आप फिर से मैट्रिक्स मेथड यूज़ करेंगे, जैसा कि मैंने बताया कि a क्रॉस b लेना है, और a क्रॉस b लेने के बाद इक्वल टू पहले की तरफ आप करना है, यहाँ पे i कैप करना है, फिर j कैप करना है, फिर k कैप करना है, और यहाँ पे वैल्यू लिखना है 3 4 माइनस 5 6 माइनस 2 7, ये वैल्यू लिख देनी है। और फिर आप i को कैप ले लेंगे बाहर, और ये हो जाएगा 4 इंटू 7 माइनस टू सब माइनस 2 माइनस 5, फिर माइनस जे लेने के बाद 3 इंटू 7 माइनस 3 इंटू 7 माइनस करेंगे 6 इंटू माइनस 5, फिर आप के ले लेंगे। तो के लेने के बाद आपके बचेगा 3 इंटू माइनस 2 माइनस 6 इंटू 4। इस हिसाब से आई कैप 28 माइनस 10 माइनस जे कैप 21 प्लस 30 प्लस के कैप माइनस 6 माइनस 24। एक बार आप देखिए आपके पास क्या बैठ रहा है, आप कैलकुलेशन एक बार कीजिए इसको।